डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क का नया शिकार साउथ अफ्रीका। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि साउथ अफ्रीका को डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क ने क्यों निशाना बनाना शुरू कर दिया है। हम देखेंगे साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म के हवाले से जो लॉ पास किया है उस पर क्यों क्रिटिसिज्म हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट साउथ अफ्रीकन को क्या ऑफर दी है और इस पूरी कंट्रोवर्सी के पीछे क्या हकीकत है। आइए जानते हैं। ये टॉपिक बहुत वसी है और आपको बहुत कुछ जानने में मदद मिलेगी। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकॉन को भी दबा लें। हम काफ़ी मेहनत करके ये कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं। 2-2, 3-3 दिन की रिसर्च होती है और उसके बाद भी जब व्यूअरशिप कम आती है तो बड़ा दुख होता है। अगर हमारी कौम रजब भट्ट और सिस्ट्रोलॉजी को मिलियंस में व्यूज दे सकती है तो हमें लाखों में क्यों नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साउथ अफ्रीका की हुकूमत वो कौन से जराइम कर रही है, इन्वर्टेड कॉमास में जराइम, जिसकी वजह से अमेरिका बादर उनके पीछे पड़ गया है। और इन जराइम की बड़ी लंबी लिस्ट है। साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट जो पॉलिसीज लेकर चल रहे हैं, इनके तहत एक ना एक दिन इन्होंने अमेरिका बादर की पकड़ में आना ही आना था। तो अब वो आ चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप की सदारत के साथ अमेरिका खुलकर सामने आ गया, क्योंकि जिन जराइम का अमेरिका बादर को गुस्सा है उनकी लिस्ट बहुत लंबी है। डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ अफ्रीका के बारे में बयान दिया कि साउथ अफ्रीका इज कॉन्फिस्केटिंग लैंड एंड ट्रीटिंग सर्टेन क्लासेस ऑफ पीपल वेरी बैडली। और इसके साथ ही उन्होंने साउथ अफ्रीका की सारी एड को ख़त्म करने का ऐलान किया अपने एक एग्जेक्टिव एक्शन के ज़रिए। अमेरिका साउथ अफ्रीका को जितनी भी इमदाद प्रोवाइड करता था, डोनाल्ड ट्रंप ने सारी रोक दी है। वैसे ही यूएस एड सस्पेंशन प्रोग्राम के तहत बहुत से ममालिक की एड बंद हो रही है, लेकिन साउथ अफ्रीका के लिए उन्होंने स्पेशल एग्जेक्टिव ऑर्डर साइन किया। अब वो कौन सा लैंड लॉ है साउथ अफ्रीका के अंदर जो उनके नए प्रेसिडेंट ने साइन किया है, जिसकी वजह से अमेरिका को इन पर गुस्सा है। अमेरिका यानी ट्रंप और मस्क को, इनकी जो टीम है, इनको क्यों गुस्सा है। एलॉन मस्क का भी वैसे ताल्लुक साउथ अफ्रीका से है, वो भी साउथ अफ्रीका से ही आए हुए हैं। और ट्रंप के इस फैसले में ये समझा जा रहा है कि एलॉन मस्क का काफी इन्फ्लुएंस है। इसके अलावा और भी बड़ी चीजें हैं, लेकिन ट्रंप ने एक्सप्रोप्रिएशन एक्ट को निशाना बनाया है साउथ अफ्रीका के। जो साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट ने वहां की लैंड रिफॉर्म्स करने की कोशिश की है एक्सप्रोप्रिएशन एक्ट के जरिए। अब वो एक्ट क्या है? अगर उस एक्ट को ऊपर से देखा जाए तो सिंपली उन्होंने डिस्पैरिटी ख़त्म करने की कोशिश की है। जो इम्बैलेंस वाइट और ब्लैक पीपल के दरमियान था उसको ख़त्म करने की कोशिश की है। अब साउथ अफ्रीका की जो वाइट पॉपुलेशन है उसकी तादाद सिर्फ 7% है। 7% जो वाइट पीपल है, वाइट कम्युनिटी, वो 70% तक लैंड ओन करती है वहां पर साउथ अफ्रीका में। और जिसकी बहुत बड़ी वजह साउथ अफ्रीका में रेशियल इनइक्वालिटी थी, वाइट सुप्रेमेसी थी, जिन्होंने वहां पर सयाफ फार्म लोगों का इस्तेहसाल किया था और वहां के रिसोर्सेज पर काबिज हुए थे। तो उस डिस्पैरिटी को कम करने के लिए उन्होंने एक बिल या एक एक्ट पास किया जिसके तहत हुकूमत उनसे ज़मीन ले सकेगी जब भी हुकूमत को ज़रूरत पेश आएगी। अगर कोई भी हुकूमत ने कोई प्रोजेक्ट लगाना है, कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या कोई सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट, स्कूल, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी या कोई ऐसी चीज़ जिससे पब्लिक को फ़ायदा हो, तो अगर हुकूमत ये समझेगी कि हुकूमत को उस ज़मीन की ज़रूरत है तो वो उन वाइट फार्मर्स से ज़मीन ले सकेगी। और कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि हुकूमत उनको कंपनसेट ना करे लैंड ओनर्स को, जो वाइट लैंड ओनर्स होंगे। वैसे तो हुकूमत कहती है कि हम इसमें कंपनसेशन देंगे जिससे भी हम लैंड लेंगे, लेकिन कई केसेस में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है या मामला बढ़ जाते हैं तो हुकूमत को ये इख्तियार दिया गया है कि वो ये लैंड विदाउट कंपनसेशन उन वाइट फार्मर से छीन सकती है। तो इस पर बड़ा तनकीद किया डोनाल्ड ट्रंप ने कि ये वाइट अफ्रीकन्स के साथ बड़ी ज्यादती है। मतलब जो वहाँ की एक एथनिक माइनॉरिटी है उनके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म है। अब साउथ अफ्रीका ने ये एक्ट इसलिए पास किया कि साउथ अफ्रीका की एक हिस्ट्री है अपार्टाइड स्टेट की। इन्होंने ब्लैक पीपल पर बहुत ज़्यादा जुल्म किए थे। नेल्सन मंडेला ने उन्हीं ज्यादतियों के खिलाफ एक बहुत बड़ी तहरीक चलाई थी। बहुत लंबे अरसे तक वो जेल में रहे थे उन्हीं ज्यादतियों के खिलाफ। तो उन्हीं ज्यादतियों की वजह से एक डिस्पैरिटी हमने देखी कि जो बहुत थोड़ी माइनॉरिटी थी वाइट लोगों की, उन्होंने ज्यादा रिसोर्सेज पर कब्जा कर लिया था। तो अभी साउथ अफ्रीका उस डगर पर चल पड़ा है जहां पर बहुत से लोगों को अकल आ गई है, सारे बैलेंस की बात करते हैं। वो कहते हैं हमें मिलकर चलना चाहिए और पास्ट की जो ज्यादती हैं नेटिव अफ्रीकन
अफ्रीकन्स के साथ जो ब्लैक लोग थे वहाँ के, उसका हमें अजाला करना चाहिए। और बहुत से लोगों ने हुकूमत के इस लॉ को सपोर्ट भी किया कि जी आप वाइट लोगों से लैंड ले सकते हो। और इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने वाइट साउथ अफ्रीकन्स को ऑफर की कि आप अमेरिका में आ सकते हैं, इमिग्रेशन कर सकते हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। जिस ऑफर को उन्होंने ठुकरा दिया और मोस्टली उन्होंने कहा है कि हम अपने ही मुल्क में खुश हैं, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। अब वाइट साउथ अफ्रीकन्स की जो हिस्ट्री है साउथ अफ्रीका में, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। 17वीं सदी में ये साउथ अफ्रीका आना शुरू हुए थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर इंडिया में कदम जमा रही थी तो उन्होंने बहुत से ट्रेड रूट इस्टेब्लिश करने थे और वहाँ पर इनको पार्टनर्स की ज़रूरत थी। तो बहुत से डच, फ्रेंच और जर्मन ट्रैवलर्स यहाँ पर सेटल हुए थे केप ऑफ गुड होप में। ये आज से 300-400 साल पहले की बात है और उस वक्त उन्होंने कदम जमाने शुरू किए थे। इनको अफ्रीकनर्स कहते हैं। अब वाइट कॉलोनियलिज्म की बात करें तो इसने पूरी दुनिया में बड़ी ज्यादतियां की हैं, ये हम सबको पता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे रीजन में क्या कुछ किया, फ्रेंच कॉलोनियलिज्म ने अफ्रीका के कंट्रीज में क्या कुछ किया, और अब वो धक्के मार के निकाल रहे हैं अफ्रीकन ममालिक। बहुत से ममालिक हमने इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। फिर ये जो अमेरिकन हैं ये भी सारे यूरोपियंस ही थे। इन्होंने वहां पर नेटिव अमेरिकन को जिस तरह मारा, और किसी हद तक इन अफ्रीकनर्स ने साउथ अफ्रीका के लोगों के साथ भी वही ज्यादतियां की, और इतनी ज्यादतियां की थी कि 90s में साउथ अफ्रीका पर आलमी पाबंदियां आयद हो गई थी। हर किस्म की स्पोर्ट से इनको बैन कर दिया गया था। और उसके बाद इनकी कौम ने एक नया सफ़र शुरू किया था इस सदी के आगाज़ से। अफ्रीकनर्स की बहुत सी एग्जाम्पल हैं। आपने केविन पीटरसन का नाम सुना होगा जो इंग्लैंड टीम की तरफ से खेल चुके हैं। इसके अलावा साउथ अफ्रीका के जितने भी वाइट प्लेयर्स हैं उनमें से बहुत से अफ्रीकनर्स ही हैं। ये एबी डिविलियर्स, डुप्लेसिस वगैरह। इलॉन मस्क की बात करें तो वो कहते हैं कि मैं अफ्रीकनर नहीं हूँ, मैं वाइट साउथ अफ्रीकन हूँ। इसमें बड़ा थोड़ा फ़र्क है कि कौन वाइट साउथ अफ्रीकन है और कौन अफ्रीकनर है। अफ्रीकनर वो जो बहुत पहले सेटल हुए थे साउथ अफ्रीका में और उन्होंने वहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस जमाया था, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया था। और ब्रिटिश कॉलोनियल रूलर्स से इनका एक बड़ा पुराना कनेक्शन था। डेफिनेटली दोनों गोरी चमड़ियाँ थीं, दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया और ब्रिटिशर्स ने भी इनकी मदद की। 1947 के बाद जब ये दुनिया को डिवाइड कर रहे थे तो इन्होंने बहुत सी लैंड वहाँ पर इनको दे दी वाइट साउथ अफ्रीकन्स को, जिस तरह फ़लस्तीनियन लैंड इन्होंने इजराइलीज को दे दी थी। तो उस वक्त अपार्टाइड एरा की जो नेशनल पार्टी थी उनके पास 85% लैंड थी। ये पिछले 20-30 सालों में हुआ है कि उस शेयर को कम किया गया और अब वो 70% पर है। यानी 7% आबादी जो वाइट साउथ अफ्रीकन्स की है वो 70% तक लैंड ओन करती है। तो उस डिस्पैरिटी को कम करने की कोशिश की है साउथ अफ्रीका के मौजूदा प्रेसिडेंट ने। तो इस पर डोनाल्ड ट्रंप को काफी ज्यादा गुस्सा है और इलॉन मस्क भी इनको भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं और वो ट्विटर पर साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट को लताड़ रहे हैं ओपनली। तो अब हम देख रहे हैं कि साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के लिए बहुत सी पनिशमेंट्स का आगाज हो चुका है अमेरिका की तरफ से। एक तो ये सैंक्शंस लगाई गई हैं, यूएस ने तमाम एड बंद कर दी है साउथ अफ्रीका के अंदर। और इसके अलावा मार्को रूबियो ने कहा है कि G20 समिट का इजलास जो साउथ अफ्रीका में होने जा रहा है यूएस उसका बॉयकॉट करेगा। और इसके अलावा इलॉन मस्क ने एक अलग कैंपेन चलाई हुई है ट्विटर पर। इलॉन मस्क को देखें तो ये पूरी दुनिया में वाइट सुप्रीमेसिस्ट को खुश करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले इन्होंने अमेरिका के जितने भी ये मागा फैन बेस थी उनको कैप्चर करने की कोशिश की जो ट्रंप के सपोर्टर्स थे। उसके बाद ये यूरोप चले गए, फार राइट को इन्होंने बहुत ज्यादा खुश किया है। उनकी मीटिंग्स को ये ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं और वहाँ की जो इत्तेदाल पसंद हुकूमतें हैं यूरोप की उनको टारगेट कर रहे हैं कि ये अच्छा काम नहीं कर रही। और अब साउथ अफ्रीका में एक हुकूमत जो कि रेशियल इनजस्टिस को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, ये उसके पीछे भी पड़ गए हैं। यानी हर जगह वाइट सुप्रीमेसिस्ट जो सफेद फार्म उनको सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही है दोनों ट्रंप और मस्क की जानिब से। साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्लैरिफाई किया है कि हम कोई फोर्सिबली लैंड नहीं कैप्चर करेंगे किसी भी वाइट फार्मर से। हम उनसे निगोशिएशन करेंगे और उनको कंपनसेट भी किया जाएगा। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जहां पर उनको कंपनसेट नहीं किया जाएगा, इसलिए ट्रंप कह रहे हैं कि इन वाइट फार्मर्स के साथ ज्यादती हो रही है। इसके अलावा ट्रंप की जो पहली सदारत का दौर था 2018 में भी इन्होंने इसी तरह की आवाज उठाई थी और कोई फसादात हुए थे साउथ अफ्रीका में इसी किस्म के। तो उसमें ट्रंप ने इल्जाम लगाया था कि वाइट साउथ अफ्रीकन की लार्ज स्केल किलिंग्स हुई हैं साउथ अफ्रीका के अंदर और हुकूमत कुछ नहीं कर रही। अब यहाँ पर कुछ और क्राइम्स का जिक्र करते हैं इन्वर्टेड कॉमास में, जो मैंने पहले भी कहा कि क्यों अमेरिका इनसे इतना खुश नहीं है।
इसमें एक बहुत बड़ी रीज़न है साउथ अफ्रीका की हुकूमत ने इजराइल के खिलाफ जो केस बनाया है ICJ के अंदर, उसकी वजह से बाइडेन हुकूमत भी इनसे खुश नहीं थी और उस वक्त भी ये तजवीज़ गौर थी कि साउथ अफ्रीका को किस तरह पनिश किया जाए। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने आकर उस पर अमली इकदाम किए हैं और साउथ अफ्रीका को पनिश करना शुरू कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा गुस्सा है इनको कि इजराइल के खिलाफ जो आलमी अदालत में केस बनाया था और जो लेके गए थे वो साउथ अफ्रीका की यही हुकूमत थी। और साउथ अफ्रीका ने ग्लोबल स्केल पर इतनी ज़्यादा लॉबिंग की थी कि और बहुत से ममालिक ने इनको ज्वाइन किया था ICJ में इजराइल के खिलाफ। तो बहुत ज़्यादा एंटी इजराइल होने की वजह से अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ख्याल है, ये ट्रंप और मार्को रूबियो जो इनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, कि अब साउथ अफ्रीका को पनिश करना चाहिए। तो अब उनके इकदामात शुरू हो चुके हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ। वो कहते हैं कि साउथ अफ्रीका हैज टेकन अग्रेसिव पोजीशंस टुवर्ड द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट्स allies, including accusing the Israel, not Hamas, of genocide in the International Court of Justice and reinvigorating its relations with Iran to develop commercial, military and nuclear arrangements. अमेरिका में स्ट्रेटेजिक थिंकर साउथ अफ्रीका पे एक और भी इल्जाम लगा रहे हैं और वो ये कि साउथ अफ्रीका US के ऊपर चाइना और रशिया को फौकियत दे रहा है, उनके साथ अपने ताल्लुकात में बेहतरी कर रहा है। साउथ अफ्रीका वैसे भी ब्रिक्स का पार्ट है। ब्रिक्स का हम सबको पता है उससे अमेरिका कितना ज़्यादा नाखुश होता है और पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ब्रिक्स ने अगर नई करेंसी लाने की जुर्रत भी की और डॉलर को डिच कराया तो उन कंट्रीज पर मैं 100% टैरिफ आयद करूंगा। तो ब्रिक्स के हवाले से अमेरिका के स्ट्रेटेजिक थिंकर्स में पहले ही बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि ब्रिक्स US को काउंटर करने का एक डायरेक्ट प्लेटफॉर्म है जिसमें ब्रिक्स अपनी नई करेंसी की बात करते हैं और नए ट्रेड रूट्स इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं और जिसके रूहे रवां चाइना और रशिया हैं। तो ये भी एक इल्ज़ाम है और इस इल्ज़ाम में काफ़ी हद तक हकीकत है कि साउथ अफ्रीका अपने ताल्लुकात में बहुत बेहतरी ला रहा है रूस और चाइना के साथ। हिस्टोरिकली इनके अमेरिका से भी बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, अमेरिका और इजराइल से इनकी ट्रेड भी है, लेकिन ये अब बाकी बहुत सी दुनिया की तरह अपने ताल्लुकात को डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं। हमारी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो चाइना के एक विजिट के हवाले से होगी जहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट समिट हो रही थी और उस समिट में भी साउथ अफ्रीका की एक बहुत बड़ी नुमाइंदगी थी और वहां मैंने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह साउथ अफ्रीका अपने आप को चाइना के साथ अलाइन कर रहा है। ये सारी वो चीज़ें हैं, वो जराइम है जो अमेरिका की नज़र में बहुत घिनौने जराइम हैं साउथ अफ्रीका के। पहला जुर्म ये कि वाइट साउथ अफ्रीकन के पास जो लैंड है उस शेयर को कम करना, फिर इजराइल के खिलाफ केसेस लेकर जाना, ब्रिक्स में न्यू करेंसी की बात करना और रूस और चाइना का साथ देना। ये सारी वो चीज़ें हैं जो अमेरिकन और स्पेशली ट्रंप के लिए नाकाबिले कबूल हैं। और आप देखें कि कनाडा, मैक्सिको, यूरोपीय यूनियन और अपने बहुत से एलाइज को तड़ियां लगाने के बाद अब इनका रुख साउथ अफ्रीका की तरफ है और स्पेशल टारगेट किया हुआ है। दुआ करें कि उनका फोकस पाकिस्तान की तरफ ना है, नहीं तो वो बड़ा ही बुरा साबित हो सकता है पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी रियासत के लिए। डोनाल्ड ट्रंप का इस वक्त मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा और बहुत ही अग्रेसिव नजर आ रहे हैं, लेकिन एक बात से हम सुख का सांस ले सकते हैं कि उनका इस वक्त फोकस ज़्यादातर अपने एलाइज हैं। उनका निशाना नेटो है, उनका निशाना यूरोपीय यूनियन है, कभी UK है और कनाडा, यानी जो इनके अपने लोग, अपने दोस्त और अपने हमसाए हैं, मैक्सिको वगैरह। पाकिस्तान जैसे मुल्क अभी उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है जो दूर है उनसे। और ग्लोबल लेवल पर यानी वेस्टर्न हेमिस्फेयर की बात करें तो वहाँ पर कोई ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है ये पाकिस्तान का। सऊदी अरब को भी उन्होंने हल्की हल्की सुनाई है और नेक्स्ट टारगेट शायद उनका अब तुर्की हो सकता है। मोदी से ये मिलने जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या बातचीत होती है। इंडिया और US के ताल्लुकात वैसे तो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, ट्रंप के दौर में भी लग तो यही रहा है कि मजबूत ही होंगे इनके ताल्लुकात, लेकिन डिटेल्स वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। साउथ अफ्रीका पे कुछ इल्ज़ाम ये भी लगते हैं अमेरिकन की जानिब से कि इन्होंने रूस को असलहा सप्लाई किया है रशिया यूक्रेन जंग में, जिसको साउथ अफ्रीका ने डिनाई किया है। और इसके अलावा साउथ अफ्रीका ने 2023 में रशिया और चाइना के साथ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की थी इंडियन ओशियन रीजन में। इंडियन ओशियन रीजन में एक बहुत सख्त मुकाबला है अमेरिका की टीम का, जिसमें इंडिया भी शामिल है और दूसरी तरफ चाइना और उनके एलाइज जैसे पाकिस्तान। तो इंडियन ओशियन रीजन में UK और US की बहुत सी जगहों पर स्ट्रेटेजिक बेसिस हैं।
यहाँ पर साउथ अफ्रीका का चाइना और रूस के साथ मशकें करना ये एक बहुत बड़ा पंगा लेने के मुतरादिफ है अमेरिका से। अभी पाकिस्तान नेवल अमन एक्सरसाइजेस करवा रहा है। पाकिस्तान ने सबको बुलाया हुआ है, अमेरिका को भी, रूस को भी, चाइना को भी। पाकिस्तान चाइना के साथ तो ज्वाइंट ड्रिल्स करता है, लेकिन यूएस के साथ भी मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशंस रखता है, उसको बैलेंस रखने के लिए। ट्रंप की ये चाल ब्रिक्स की ओवरऑल ग्रुपिंग को कमजोर भी कर सकती है और ब्रिक्स इत्तेहाद जो पिछले 4 सालों में बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, इसकी वजह से उनको एक सेटबैक लगेगा। एक अहम अफ्रीकन पार्टनर, उस पर इतनी सख्तियां। अब ये चीज ब्रिक्स के हक में भी जा सकती है कि सारे कंट्रीज एक कन्फ्रंटेशन की अप्रोच अपनाएं और अमेरिका को कहें ठीक है, तुम अगर ऐसे कर रहे हो तो फिर हम भी ऐसे करेंगे, हम अपनी मर्जी करेंगे, हम भी नई करेंसी लॉन्च करेंगे। मसला ये है कि यहाँ इंडिया भी है जो कि ब्रिक्स का भी पार्ट है और अमेरिका बहादुर का भी साथी है। तो देखना यह है कि इस इकदाम से ब्रिक्स कमज़ोर होगा या मजबूत होगा मज़ीद। जैसे हमने देखा रशिया यूक्रेन जंग के बाद जब रूस पर पाबंदियां लगी तो रूस ने किस तरह ब्रिक्स को मजीद स्ट्रेंथन किया। रशिया यूक्रेन जंग ब्रिक्स की मजबूती का बायस बनी थी। तो अब देखना यह है कि ये जो पूरी ग्रुपिंग है ब्रिक्स की, ये मजबूत होती है या कमज़ोर। आपके ख्याल में ब्रिक्स पहले से ज़्यादा स्ट्रेंथन होंगे या ट्रंप की वजह से इनको एक सेटबैक लगेगा? आपके ख्याल में ट्रंप को साउथ अफ्रीका पर सबसे बड़ा गुस्सा क्या है? वाइट साउथ अफ्रीकन्स के हवाले से, साउथ अफ्रीका का इजराइल के खिलाफ केस, या उनकी ब्रिक्स में रूस और चाइना के साथ बढ़ती हुई कुर्बत? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से, पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाए।